देख लो। ओके ओके, इंदु कुमारी गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे आंसर हमारे साथ लगाते चलिएगा। फर्स्ट नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? बता दो कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। बताएंगे सभी बच्चे की संपूर्ण क्रांति जो भाषण है उसके रचनाकार का नाम आपसे पूछा गया, तो लगाओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैंने बताया था कि संपूर्ण क्रांति क्या है, तो एक प्रकार का भाषण है। इसको भी आप लोग याद रखोगे, भाषण है जिसके वक्ता का नाम मैंने बताया था कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी बताया था मैंने, जयप्रकाश नारायण। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, लगा लो करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए कितने बच्चे लगाए हो? 1 का ये कितने बच्चे लगाए हैं? बहुत अच्छे, 1 का ये सभी बच्चे लगाए हैं। ऐसे ही आंसर लगाते चलो। आज देखते हैं कौन कितने बच्चे हैं जो हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हैं और सारे प्रश्नों को याद करते चलते हैं। ओके चलिए, एक बार बता दो क्या मेरी वॉइस अच्छी जा रही है? यस नो, सभी बच्चे एक बार बता दो। सभी बच्चे बता दो क्या मेरी वॉइस जा रही है आप लोगों के पास? ओके 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 चलिए, अगले प्रश्न के ऊपर दूसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बता दो जी, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? चिकित्सक थे, व्यापारी थे, शिक्षक थे या फिर समाज सेवी थे? बहुत ही आसान सा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। लगाओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बताएंगे सभी बच्चे। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो मैंने बताया था, अगर आपसे पूछे कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है तो आप लगाओगे कौन सा? बेनी प्रसाद भट्ट। क्या बेनी प्रसाद भट्ट मैंने बताया था। और अगर माता जी का नाम पूछे तो माता का नाम पूछे तो आप लगाओगे पार्वती देवी। पार्वती देवी आप लोगों को याद होगा। और बालकृष्ण भट्ट के पिता जो पेशे से थे वो क्या थे? तो व्यापारी थे। और माता एक सुसंस्कृत महिला थी। ये सारी चीजें मैंने बता चुका है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 का भी कितने बच्चे लगा रहे हो? बहुत अच्छे। ऋतु कुमारी, इसकी मोटिवेशन निधि, चित्ररंजन, बहुत अच्छे। ऐसे ही आंसर लगाते चलो सभी बच्चे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपके सामने। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? बता दो गुलेरी जी यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? बताओ सभी बच्चे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? 1 2 3 या फिर 5? कितनी कहानियां लिखी है बता दो सभी बच्चे। लगा दो 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैंने बताया था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। कौन कौन? सुखमय जीवन लिखी थी उसने कहा था। और बुद्धू का कांटा कितना हुआ? 3। तो कौन सा लगाओगे? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। 3 का सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। याद रखोगे आप लोग। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 4th नंबर सवाल। बता दो, ये रहा आपके सामने। बताओ उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था जो कहानी है वो किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या फिर वात्सल्य प्रधान? कैसी कहानी है उसने कहा था? बता दो सभी बच्चे। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो एक प्रकार का कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है तो आपको याद रखना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इसके कहानीकार का नाम है। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपके सामने। 5वां नंबर सवाल देखो, ये रहा। जयशंकर प्रसाद मार्क्सवादी कब बने थे? बता दो जयशंकर प्रसाद मार्क्सवादी कब बने थे? बता दो जयशंकर प्रसाद मार्क्सवादी कब बने थे? जयशंकर प्रसाद मार्क्सवादी कब बने थे? बता दो सभी बच्चा पार्टी। जयशंकर प्रसाद मार्क्सवादी कब बने थे? 5 का करेक्ट आंसर बता दो सभी बच्चे। 1924। बहुत अच्छे सर नंबर का आंसर हमको डिस्टर्ब लगता है। तो 1924 में बने थे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। 5 का डी सभी बच्चे लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। बता दो निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? बता दो निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो दिनकर जी की रचना है? बताएंगे सभी बच्चे। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की? नल दमयंती ये रचना है बालकृष्ण भट्ट की। भाई बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बालकृष्ण भट्ट की ये रचना है तो ये तो नहीं होगा। अब देखो रहस्य कथा ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो ये गुलेरी जी की रचना है। गुलेरी जी की रचना है पुरानी हिंदी। लेकिन उर्वशी जो रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इसको भी आप लोग याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? तो आप लगा दोगे सर ये तो उर्वशी रचना है। और रचना किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। इसको भी आप लोग याद रखोगे। अगर पूछे कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था तो रवि सिंह लगाना। माता जी का नाम पूछे तो मनरूप देवी लगा देना। बस इतना को याद रखना भाई, एक भी प्रश्न नहीं गलत होगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। बता दो 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले कौन से बच्चे लगाते हैं एक बार देख लिया जाए। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका किसका? शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, या फिर विष्णु और लक्ष्मी का? 7 का सही जवाब बता दो आप लोग। 7 का सही जवाब सभी बच्चे लगाएंगे, क्या होगा इसका सही जवाब? और 7 का आंसर भी आने लगा है। बहुत अच्छे अजीत, नीरज कुमार बहुत अच्छे। और ऋतु कुमारी 7 का ए लगा रहे हैं। इंदु कुमारी, जितेंद्र कुमार, सरिता भारती, जगत कुमार बहुत अच्छे सभी बच्चे ए लगाए हैं। और ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि शिव और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर पाठ। और अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक का नाम अगर पूछे तो रामधारी सिंह दिनकर आप लगा देना तो करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए फटाफट से सभी बच्चे एक बार, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हो एक बार क्लास को भी लाइक करते चलना भाई, तब पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। एक बार सभी बच्चे क्लास को भी लाइक करिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। बता दो 8 नंबर सवाल का जवाब। 8 नंबर सवाल देखिए, मालती का पति क्या है? बताओ जी मालती का पति क्या है? डॉक्टर है, वकील है, प्राध्यापक है या फिर अभियंता है? क्या है बता दो 8 का करेक्ट आंसर। तो 8 का जो करेक्ट आंसर है ना भाई, ये मालती का पति रोज चैप्टर में आया हुआ है। ये रोज चैप्टर जो है जिसके लेखक का नाम पूछे तो वो है आज्ञा जी। आज्ञा जी है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और ये मालती का पति क्या है? तो डॉक्टर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर पूछे कि मालती के पति का क्या नाम था तब आप लगा देना कौन सा? महेश्वर, याद रखिएगा महेश्वर नाम था मालती के पति का। इसको भी आप लोग याद रखोगे। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 9 नंबर सवाल। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? बताएंगे 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। उत्तर प्रियदर्शी जो नाटक है उसके नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, जयशंकर प्रसाद या फिर हरे कृष्ण प्रेमी? कौन है बता दो 9 का करेक्ट आंसर। 9 का सही जवाब बताएंगे तो वो है आज्ञा जी। पूरा नाम पूछे, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि
अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, बस इतना को याद रखिएगा। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देखो क्या है तो सच्चिदानंद, यहाँ पे लिख देता हूँ सच्चिदानंद, सच्चिदानंद एक कौन सा तो हीरानंद, भाई देखो कितना बड़ा नाम है, हीरानंद वात्स्यायन, वात्स्यायन, वात्स्यायन और कौन सा अज्ञे, देखो कितना बड़ा नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एक लेख और एक पत्र जो पाठ है वो क्या है? ऐतिहासिक पत्र है, संस्मरण है, कहानी है या फिर कविता है? बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? बताएंगे 10 का करेक्ट आंसर। सबसे पहले कौन से बच्चे लगाते हैं, एक बार देख लिया जाए। सबसे पहले लगाने वाले बच्चे का क्या नाम है? बहुत अच्छे 10 का ए लगाए हैं, दिनेश कुमार, जो कि बहुत अच्छा आंसर है। दूसरे नंबर पे है अजीत यादव, तीसरे नंबर पे है इंदु कुमारी, बहुत सही जवाब है। एक 10 का ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि ऐतिहासिक पत्र है और ये लिखा गया है भगत सिंह के द्वारा, इसको भी आप लोग याद रखोगे। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगले प्रश्न का आंसर कौन से बच्चे सबसे पहले लगाते हैं? बता दो 11 का करेक्ट आंसर बता दो सभी बच्चे। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? बता दो विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध जो है वो किसका लिखा हुआ है? सबसे पहले 11 का कौन से बच्चे लगाते हैं, एक बार देख लिया जाए। बता दो 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी बच्चे लगाएंगे। 11 का करेक्ट आंसर विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? बताएंगे सभी बच्चे। विद्यार्थी और राजनीति किसका लिखा हुआ है? तो 11 का सी लगाए हैं, सिंगल बॉय मुकेश गुप्ता, बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि विद्यार्थी और राजनीति भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि भगत सिंह बोलते हैं विद्यार्थी को भी राजनीति में भाग लेना चाहिए भाई। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन से बच्चे लगाते हैं 12 नंबर सवाल देखिए। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? बता दो आप लोग। जयप्रकाश नारायण, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर या फिर इनमें से कोई नहीं? 12 का सही जवाब सभी बच्चे लगाएंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? 12 का सही जवाब बता दो सबसे पहले कौन से बच्चे लगाएंगे, फटाफट से एक बार देख लिया जाए। इस क्वेश्चन के विनर कौन बनते हैं, फटाफट से बताते चलो आप लोग आंसर। बता दो आंसर क्या होगा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो 12 का करेक्ट आंसर ए लगा रहे हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, और जितने भी बच्चे ए लगाए हैं उसका बिल्कुल गलत आंसर है। याद रखोगे सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। जगदीश चंद्र माथुर जो कि ओ सदानिया निबंध के निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। एक बार भाई दबा के शेयर करो भाई, आज 50+ स्टूडेंट होना चाहिए भाई। एक बार तो बात मान लिया करो, ऐसे तो मानते नहीं हो लेकिन मान लिया करो, आज तो मान लो। ओके चलिए, और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को भी जरूर लाइक करेंगे। ओके चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? बता दो ओ सदानीरा जो चैप्टर है उसमें किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? गंगा को, गंडक को, यमुना को या फिर महानदी को? किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? 13 का सही जवाब बता दो आप लोग। 13 का सही जवाब सभी बच्चे बताएंगे, क्या होगा इसका सही जवाब? ओके धीरज कुमार बता दो ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? तो ओ सदानीरा जो है एक प्रकार का क्या है? तो निबंध है। क्या एक प्रकार का निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम अगर आपसे पूछा जा रहा हो तो आप लगाओगे सर ये तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। किसकी? जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। और इसमें जो है आप किसको ये निमित्त बनाकर लिखा गया ये पूछा गया, तो ये गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 का भी जितने भी बच्चे लगा रहे हो उसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऋतु कुमारी का गलत होगा, क्योंकि ये गंगा लगाए हैं तो गलत तो होगा ही, क्योंकि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है ओ सदानीरा चैप्टर को। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं, इसका राइट आंसर बताओ। अब पीछे जो हुआ अब अगले प्रश्न का आंसर लगाओ। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? बता दो मोहन राकेश जो थे वो किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? बताओ 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। नई कहानी आंदोलन के, कविता आंदोलन के, स्वाधीनता आंदोलन के या फिर समाज सुधार आंदोलन के? कौन से होगा करेक्ट आंसर? बता दो आप लोग फटाफट से आंसर लगा दो। 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? बताएंगे सभी बच्चे। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? बताओ 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अजय कुमार क्वेश्चन बोलिए, सॉल्व हो जाएगा। तो मोहन राकेश जो थे वो नई कहानी आंदोलन के ये हस्ताक्षर थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर 14 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए, ये आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है? बता दो आप लोग निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो मोहन राकेश की है? बताएंगे सभी बच्चे। मोहन राकेश की रचना कौन सी है? बता दो आप लोग। मोहन राकेश की कौन सी रचना है? सिपाही की मां, ओ सदानीरा, बातचीत या फिर अर्धनारीश्वर? तो सारी चीजों को मैं क्लियर कर दूं। देखो अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है ये दिनकर जी की रचना है, तो ये तो नहीं होगा। बातचीत जो पाठ है ये किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बालकृष्ण भट्ट की रचना, तो ये भी नहीं होगा भाई। और ओ सदानीरा जो है ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना, तो ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा? सिपाही की मां। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। सिपाही की मां रचना के रचनाकार का नाम है मोहन राकेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके आप मैसेज कर सकते हो और सबसे पहले नाम लेंगे भाई। इसलिए सभी बच्चे एक बार फटाफट से मैसेज भी करना, आंसर भी लगाते चलना, जिससे कि मैं आप सभी का नाम ले पाऊं और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर पाओ। चैट सेक्शन में आंसर लगाने का अर्थ होता है कि आप लोगों को अपने दिमाग में सेट करते जाना है इन सारे प्रश्नों को। ओके जी चलिए। सिपाही की मां, चित्ररंजन कुमार, सौरभ कुमार, बहुत अच्छे सभी बच्चे ए लगा रहे हैं। तो भाई ए आंसर सही है तभी तो लगा रहे हैं ना। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? 16 का सही जवाब बता दो। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, नामवर सिंह या फिर जयप्रकाश नारायण? तो आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक का जो नाम है वो है नामवर सिंह। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 का सी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नामवर सिंह को 1971 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था। किस रचना के लिए? तो याद रखोगे कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए। कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए नामवर सिंह को, किसको? तो नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। याद रखोगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बता दो 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
नाम वाले भैया जी लो वही क्वेश्चन आ गया है, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। देखते हैं 17 का कौन से बच्चे हैं जो सही जवाब लगाते हैं। बता दो नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो आपको याद होगा 1971 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। जूठन पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? बता दो जूठन जो शीर्षक पाठ है उसमें स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? बताएंगे सही जवाब क्या होगा। जूठन पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? बलीराम, कलीराम, धनीराम या फिर दीनूराम। तो जूठन जो पाठ है ये एक प्रकार का क्या है? तो दलित आत्मकथा है। इसको भी बच्चा पार्टी में जितना भी लिख रहा हूं ना उसको भी आप लोग ध्यान से देखना। ये एक प्रकार का क्या है? तो दलित आत्मकथा है। क्या दलित आत्मकथा है? और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। किसके? वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखोगे। और इसको जो है पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो कलीराम था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, याद रखोगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग। 19 का करेक्ट आंसर बता दो। इसका राइट आंसर क्या होगा? जूठन क्या है भाई? जूठन जो पाठ है वो क्या है? अभी मैंने बताया, कहानी है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है या फिर आत्मकथा है? 19 का सही जवाब बता दो आप लोग। 19 का करेक्ट आंसर बता दो। जूठन क्या है? जूठन जो पाठ है वो क्या है? तो एक प्रकार का आत्मकथा है। कैसा आत्मकथा? तो दलित आत्मकथा है, जिसके लेखक का नाम अभी मैंने बताया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लेखक का नाम है। ओके चलिए फिर याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए। अब मात्र 30 ऑब्जेक्टिव और बचा है। सारे बच्चे सारे प्रश्नों को याद करते चला भाई, ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट करे जाते हैं। तो एक भी प्रश्नों को आप लोग भूलना मत। ओके चलिए इसका राइट आंसर बता दो आप लोग। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है जूठन के आत्मकथा के लेखक जो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, उसको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, कथाक्रम सम्मान या इनमें से सभी? तो ये सारा पुरस्कार इसको दिया गया था। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 20 का डी जितने भी बच्चे लगा रहे हो उसका सही जवाब हो जाएगा। ओके जी चलिए 20 का डी बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखना आप सब, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम छप जाता है, तो आप भूलना नहीं है। ओके चलिए विपिन कुमार, जगत कुमार, नीरज कुमार, विक्रम बिहारी, बहुत अच्छा आंसर लगाते चलो भाई, ऐसे ही आंसर स्पीड में आप लोगों को आंसर आना चाहिए। देखो मेरा एनर्जी अभी तक बना हुआ है, शुरू से लेके अभी तक उतना ही एनर्जी है जितना में हम आए थे, लेकिन आप लोगों का एनर्जी घटता दिख रहा है। ऐसे कैसे काम चलेगा? आंसर लगाते चलो सभी बच्चे। आंसर जिसका 100 नहीं हो रहा है एक बार सब्सक्राइब कर लेना, सबका आंसर 100 होने लगेगा भाई, क्योंकि हम आपके लिए फ्री में इतना मेहनत कर रहे हैं। तो भाई देखते हो अभी फैन भी नहीं चला हुआ है, बस ऐसे गर्मी तो पूरा पसीना है, फिर हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि ये स्क्रीन वाला पढ़ाई है, तो हम दिखा नहीं सकते। देखिए पूरा शरीर जो है भीग गया है, लेकिन क्या करें, पढ़ाना तो है बच्चा पार्टी। ओके चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। सुरक्षा कहां हो सकती है? बता दो सुरक्षा जो है वो कहां हो सकती है? घर के भीतर, अंधेरे में, पलायन में या फिर चुनौतियों को झेलने में? तो आपको याद रखना है घर के भीतर कभी ये सुरक्षा नहीं हो सकती, यानी कि कहीं आपको कोई मारने आ रहा है, घर के भीतर कब तक छुपे रहोगे, मतलब ये नहीं होगा। अंधेरे में भी नहीं हो सकता, मतलब वो लाइट जला के तो खोज लेगा आप लोगों को। पलायन मतलब भागने में भी कब तक भागोगे भाई, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि अगर चुनौतियों को झेलते हो तो कोई परिणाम तो निकलेगा ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा 21 का। 21 का सभी बच्चे डी लगा रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तिरीच किस प्रकार की कहानी है? तिरीच जो पाठ है वो किस प्रकार की कहानी? आधुनिक त्रासदी, सुखांत की, हंसी लगाने वाली या फिर आधुनिक कॉमेडी? कैसी कहानी है तिरीच? ये उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है और यह एक प्रकार का आधुनिक त्रासदी कहानी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, याद रखोगे। ये किसकी रचना है? तो उदय प्रकाश की रचना है बच्चा पार्टी, याद रखोगे आप लोगों के जी। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 23 नंबर सवाल। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। शिक्षा पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या होगा? स्वतंत्रता हो, चिंतन हो, मनन हो या फिर विचार हो? क्या हो बता दो आप लोग फटाफट से। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, जब पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली हो, तभी क्या होता है? शिक्षा पाठ के अनुसार सत्य की खोज कर सकते हैं हम लोग। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चा पार्टी, लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो। ओके चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और मौर्य जी बहुत लेट हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी से ही आंसर आप लोग लगाना शुरू करो। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? बता दो जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना जिद्दू कृष्णमूर्ति। ओके अब बता दो जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। क्या वो 12 मई 1895 को, 18 जून 1892 को, 23 मई 1898 को या फिर 15 अगस्त 1902 को? कब हुआ था जय कृष्णमूर्ति का जन्म? तो यह हुआ था 12 मई 1895 को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 का, याद रखोगे आप लोग। ओके चलिए 23 का आंसर सर 23 का एक बार देख लिया जाए। 23 में क्या लगा है एक बार देख लिया जाए। स्वतंत्रता हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर 23 का, ये बिल्कुल सही जवाब है बच्चा पार्टी, घबराना नहीं है। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए क्या करा। लीडबेटर किसमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? बता दो लीडबेटर किसमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? तो ये देखते थे जय कृष्णमूर्ति में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है 25 का, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। निधि, एक बार सभी बच्चे का नाम ले लेते हैं, सभी एक बार फटाफट से मैसेज करो आप लोग, सभी एक बार मैसेज करो, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हो सभी एक बार चैट करो कि आंसर लगाओ, सभी बच्चे का एक बार नाम ले लिया जाए। ओके प्रीति यादव, विपिन कुमार, अंकज, सरिता भारती बहुत अच्छे, शिवम पटेल, जगत कुमार बहुत अच्छे, ऐसे ही आंसर लगाते चलो। अनिता गुप्ता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बता दो लीडबेटर किसमें विश्व शिक्षा का रूप देखते थे? तो जय कृष्णमूर्ति, याद रखोगे आप लोग। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए। प्रेम के पीर के कवि कौन है? डेली क्लासेस नहीं करते हो भाई आप लोग। डेली क्लासेस का टाइम हमने बता दिया है 7 बजे, और एक है 9 बजे, 7 और 9, 7 बजे शाम है दोनों भाई। ये दोनों क्या है? तो दोनों शाम को ही होता है, याद रखोगे आप लोग। दोनों शाम को ही क्लास होता है, एक 7 बजे और एक 9 बजे, तो दोनों को याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या? जैसी यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचित जो पद्मावत है उसकी भाषा क्या है? वो है क्या? बता दो आप लोग। ये हमारा हो जाता है अवधि, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। 27 का ये हो जाएगा राइट आंसर, याद रखोगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए ये रहा आपके सामने। 28 नंबर सवाल देखिए क्या कर। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो यह माना है कृष्ण को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, याद रखोगे आप लोग, भूलना नहीं है। ओके जी चलिए 28 का बी कितने बच्चे लगा रहे हो? सभी बच्चे बी ही लगा रहे हैं भाई, ऐसे ही आंसर लगाते चलो। चलिए 29 नंबर सवाल को
देखिए क्या कर रहा है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है, कृष्ण की भक्ति में भाई कौन से, तुलसीदास तो राम भक्ति शाखा के कवि है, तो ये तो नहीं होगा, नाभादास भी नहीं होगा, सूरदास करेक्ट आंसर, क्योंकि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास जी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखिए, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि महाकवि हैं भाई, गोस्वामी तुलसीदास जो हैं वो हिंदी के कैसे महाकवि हैं, तो वो हैं जातीय महाकवि, कौन सा, ऑप्शन ए राइट आंसर है, 30 का एक करेक्ट आंसर है, और ये जो है याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। ओके जी, चलिए, और इसको जो है समन्वयवादी कवि भी माना जाता है, कौन सा, समन्वयवादी कवि, समन्वयवादी कवि भी माना जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था भाई, बताओ, इतना आसान सा सवाल, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, तो आपको पता होगा कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, तो रत्नावली करेक्ट आंसर है, 31 का बी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखोगे 31 का बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये आपके सामने 32 नंबर सवाल, बता दो रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है, बता दो, वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर भक्ति रस, क्या है 32 का करेक्ट आंसर, बता दो आप लोग, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है, रामचरितमानस का जो प्रधान रस है बता दो कौन सा है, तो उसमें भक्ति रस है, जो कि ये तुलसीदास की रचना, किसकी रचना है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, रामचरितमानस किसकी रचना है, तो ये तुलसीदास की रचना है, आप लोग याद रखोगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 33 नंबर सवाल, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा, नाभादास किस काल के कवि थे, अरे बच्चा पार्टी मैंने बता चुका है शुरू में ही कि अगर क्या है कि शुरू के 4 कवि मलिक मोहम्मद जैसी, पहला कौन सा मैंने बताया था, तो पहला मैंने बताया था कि जैसी जी, क्या मलिक मोहम्मद जैसी, और दूसरा मैंने बताया था कि सूरदास, और तीसरा बताया था तीसरा तुलसीदास, और चौथा कौन सा, तो नाभादास, क्या नाभादास मैंने बताया था। ये 4 कवि जो होते हैं ये हमारे कौन से, तो भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं, भक्ति काल के अंतर्गत मात्र 4 कवि आते हैं हमारे इस हिंदी बुक में। उसके बाद क्या आते हैं, तो भूषण जी आते हैं रीति काल में, और जितने भी नीचे बचते हैं कवि सारे के सारे आधुनिक काल के कवि हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाभादास भक्ति काल के कवि है, याद रखोगे आप लोग, बहुत अच्छे। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, नाभादास की कविता किन 2 कवियों के बारे में, नाभादास की कविता जो छप्पे जो है उसमें किन 2 कवियों के बारे में बताया गया है, जासी एवं सूरदास, कबीर एवं सूरदास, या फिर सूरदास एवं तुलसीदास, या फिर तुलसीदास एवं कबीरदास, किसके बारे में बताया गया ये बताना है आपको। 34 का सही जवाब बता दो सभी बच्चा पार्टी, 34 का सही जवाब बता दो आप लोग फटाफट से, तो नाभादास की कविता में सूरदास एवं कबीरदास के बारे में बताया गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, याद रखोगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके 34 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, बताओ 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, बता दो, गोल्डन कुमार, पी कुमारी, इंदु कुमारी, धीरज कुमार, बता दो, प्रीति यादव, बहुत अच्छे। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, शिवाजी के पुत्र का जो नाम था वो था साहू जी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 35 का बी, जितने भी बच्चे लगा रहे हो उसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग आंसर लगाते चलना, और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी, तो वो सारे के सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दो, फिर पढ़ाने में भी भाई बहुत मजा आता है। ओके तो सभी बच्चे एक बार क्लास को जरूर लाइक करिएगा, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, बता दो भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, श्रृंगार रस, वीर रस, भक्ति रस, या फिर वात्सल्य रस, तो भूषण जी जो होते हैं वो वीर रस के महान कवि हैं, आपको भी पता है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लो, तो सही जवाब हो जाएगा, 36 का बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, 36 का बी राइट आंसर है बच्चा पार्टी, याद रखोगे। ओके चलिए दिनेश कुमार भी लगाए हैं और रितु कुमारी भी लगाए हैं, तो बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ये रहा 37 नंबर सवाल, तितली उपन्यास किनकी रचना, तितली जो है यह उपन्यास है और यह किनकी रचना है, बता दो आप लोग, तितली उपन्यास किनकी रचना है, तो यह रचना है जयशंकर प्रसाद की रचना है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुप्रिया कुमार आज बहुत लेट हो चुके हैं भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा, 9 बजे मैंने टाइम बता चुका है कि डेली क्लासेस 9 बजे होती है, तो भाई आप लोग आके वेट करो, इंतजार करो, फिर क्लास स्टार्ट होगा तो क्लास करना शुरू कर देना, आप लोग आंसर लगाना शुरू कर देना, तभी तो हो पाएगा ना भाई। टाइम कोचिंग जो होते हैं स्टूडेंट तो टाइम से आते हैं, तो मैंने आपको टाइम बता दिया कि स्टूडेंट जी इतना बजे आप लोगों को आ जाना है, लेकिन आप लोग लेट करते हो तो ये आपकी गलती है। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिखरे मोती क्या है, बिखरे मोती जो रचना है वो क्या है, उपन्यास है, काव्य संकलन है, निबंध संकलन है, या फिर कहानी संग्रह है, बता दो 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिखरे मोती क्या है, बिखरे मोती जो रचना है यह एक प्रकार का कहानी संग्रह है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, 38 का डी हो जाएगा सही जवाब, याद रखोगे आप लोग। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ, ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, बता दो सभी बच्चा पार्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, बताएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, बताओ सभी बच्चे, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, तो यह हुआ था किसमें, कार दुर्घटना में, ट्रेन दुर्घटना में, बस दुर्घटना में, या फिर हवाई जहाज दुर्घटना में, किसमें हुआ था, बता दो आप लोग सभी बच्चे, किसमें हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, तो यह हुआ था कार दुर्घटना में, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी ये रहा आपके सामने, बता दो 40 नंबर सवाल का जवाब, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की, अब ये शमशेर बहादुर सिंह जी कौन है, तो मैंने बताया था कि ऊषा जो चैप्टर है, ऊषा जो आप लोग पढ़ते हो, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना किसकी, तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना में बता चुका है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, और यह सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे, तो 1978 में, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 40 का सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखोगे आप लोग। ओके चलिए बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हो आप लोग भाई, एकदम दिल खुश हो जाता है, आंसर जब लगाते हो तो दिल खुश हो जाता है। ओके दिनेश कुमार, जगत कुमार, अजीत यादव, बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग को आंसर लगाते चलना है, आप लोग तो भाई एकदम आप लोगों का नाम याद हो चुका है, जितने भी बच्चे हमारे साथ डेली जुड़ते हैं उसका नाम याद हो चुका है, बस आप लोगों का नाम नहीं भी देखते हैं तो याद हो जाता है कि ये बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, आपका इंतजार रहता है, लेकिन डेली क्लासेस ज्वाइन करा करो आप लोग। चलिए नेटवर्क इश्यूज,
चलिए 41 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? गांव का घर, उषा साकेत या फिर हार जीत? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? बता दो। गौतम राज बहुत अच्छे न्यू स्टूडेंट है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और डेली क्लासेस करिए। कोई बिल्कुल चार्ज भाई, ये जो चार्ज कोई लेता है ये बिल्कुल फ्री अभी चल रहा है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता यहाँ। बिल्कुल फ्री पढ़ाई करो और बिल्कुल फ्री मस्ती से पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लाने, आपको अच्छे पढ़ाई करने भाई। ऐसे ही सारे प्रश्नों का आंसर जरूर लगाते चलना। देखिए प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता का नाम है उषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। अभी मैंने बताया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। 41 का बी सभी बच्चे लगा रहे हैं। ऋतु कुमारी बहुत अच्छे, मनीष कुमार, निधि राठौर। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ये रहा आपके सामने 42 नंबर सवाल। मुक्तिबोध की मां का क्या नाम था? बता दो। मात्र 8 ऑब्जेक्टिव बोर्ड बचा हुआ है, सारे बच्चे आंसर लगाते चलो। मुक्तिबोध की मां का क्या नाम था? बता दो। मुक्तिबोध की माता जी का क्या नाम था? पुतली बाई, पार्वती बाई, अंबिका बाई या फिर राधा बाई? कितने बच्चे लगा रहे हैं इसका राइट आंसर? ओके ओके बच्चा पार्टी एक बार बता दो, क्या मेरी वॉइस नहीं जा रही अच्छे से? वॉइस जा रही है? यस नो बता दो एक बार। ओके बता दो, क्या मेरी वॉइस जा रही है आप लोगों के पास? यस नो बता दो सभी बच्चा पार्टी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मुक्तिबोध की जो माँ का जो नाम था वो क्या था? बता दो। 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा पार्वती बाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, याद रखोगे आप लोग। कुछ बच्चे बोले यस सर, कुछ बच्चे नो। चलो जी कम ही ऑब्जेक्टिव है। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? मुक्तिबोध जी ने किसका संपादन किया? बता दो आप लोग। तो ये किया था नया खून पत्रिका का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और कब किए थे तो इसको भी आप लोग याद रखो, 1956 में किए थे, याद रखना आप सब। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 44 नंबर सवाल। ये रहा आपके सामने, बता दो अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? अधिनायक जो कविता है वो किस तरह की कविता है? बता दो। हास्य प्रधान, व्यंग्य प्रधान, रोमांस प्रधान या फिर वीर रस प्रधान? कैसे कविता है बता दो। 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 44 का सही जवाब बता दो आप लोग। तो यह हो जाएगा अधिनायक जो कविता है ये एक प्रकार का व्यंग्य प्रधान कहानी है। करेक्ट आंसर कौन सा कविता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 44 का बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज जो रचना है वो क्या है? बता दो आप लोग। नौकर की कमीज क्या है? कहानी है, प्रबंध काव्य है, संस्मरण है या फिर उपन्यास है? नौकर की कमीज क्या है? बता दो आप लोग फटाफट से। नौकर की कमीज जो है यह विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित एक प्रकार का क्या है? बता दो अब। तो एक प्रकार का उपन्यास है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 का डी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखोगे। ओके चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे सभी बच्चे आंसर लगा रहे हैं भाई, एकदम मजा आ जाता है। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। अशोक वाजपेयी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया? अशोक वाजपेयी जी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? करेक्ट आंसर 46 का सही जवाब बता दो कि अशोक वाजपेयी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया था। 46 का करेक्ट आंसर बी लगा रहे हैं। बी बहुत अच्छे, बी लगा रहे हैं 46 का करेक्ट आंसर। तो बी ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि बी बिल्कुल सही जवाब है। दिल्ली में रहकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 का बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक चैप्टर वाइज में नहीं पहुंचे हैं, इसलिए आप लोगों का गलत हो सकता है, लेकिन गलत नहीं करना है, दिल्ली में रहकर किए थे। वैसे भी हम लोगों का गद्यखंड और गद्यखंड जितना भी है, गद्यखंड का ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अगली क्लास में क्या करेंगे, तो काव्यखंड से ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा हम लोगों का। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? बता दो। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? बताएंगे सभी बच्चे। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पथरगामा गोड्डा, झारखंड में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 47 का, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। पंचायती राज में खो गया है, क्या खो गया है? तो ये पंच परमेश्वर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है 48 का। क्लास रुक रहा है क्या? क्लास कैसे रुक सकता है भाई? पंचायती राज में खो गया है पंच परमेश्वर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब आप लोगों को देखते हो कि पंचायती राज में अब पंच परमेश्वर का कोई मोल ही नहीं रहा, अब मतलब इसका कोई मायने ही नहीं देता, जो भी काम होगा डायरेक्ट वहीं से होगा। तो अब क्या कर सकते हो भाई आप लोग? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर। 49 नंबर सवाल देखिए। मीठा शब्द में कौन सी संज्ञा? मीठा शब्द कौन सी संज्ञा? बताओ आप लोग, सभी बच्चे बताएंगे मीठा शब्द में कौन सी संज्ञा है। मीठा शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और या फिर व्यक्तिवाचक? कौन सा होगा सही जवाब? बताओ आप लोग। मीठा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो मैंने बताया था कि संज्ञा जो होते हैं, संज्ञा ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा समूहवाचक। ये 5 होते थे। मैंने बताया है कि व्यक्तिवाचक उसको बोलते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो, खास स्थान का बोध हो। तो जैसे महात्मा गांधी हो गया, ताजमहल हो गया, ये सारे के सारे क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा में जिससे किसी भी चीजों का संपूर्ण जाति का बोध होता है। तो बता दो जाति का किससे बोध होता है? जाति या उपजाति का बोध हो तो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम गाय का नाम लेते हैं तो गाय कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर भैंस ले तो भैंस भी कई प्रकार के होते हैं। लड़का लड़का पूरा संपूर्ण जाति का बोध हो गया, इसलिए कह सकते हो ये जातिवाचक है। उसके बाद आता है हमारा भाववाचक संज्ञा, मतलब भाव के द्वारा जो व्यक्त किया जाता है। जैसे हम कुछ खाए, हमको मीठा लगा, तो वो मीठा कोई दिखाई नहीं देता है भाई, तो मीठा हमको अंदर लगा, तो मीठा मतलब ये भाव के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। नहीं भाई ये मीठा था, ये कुछ और था, ये हम लोग भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं, इसलिए मिठास कह सकते हो। उसके बाद क्या कह सकते हो? बुढ़ापा कह सकते हो, बुराई कह सकते हो, ईमानदारी कह सकते हो। ये सारे के सारे क्या है? तो हमारे भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद द्रव्यवाचक, नाप तोल वाला बात है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाता है। नाप तोल वाला बात हो तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारा आता है समूहवाचक, जिससे समूह का बोध होता है। जैसे झुंड हो गया, दल हो गया, सेना हो गया, ये सारे के सारे क्या है? तो हमारे समूहवाचक संज्ञा है, याद रखोगे आप लोग। ओके चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 49 का कौन सा लगाओगे? मीठा जो है हमारा कौन सा होगा? तो भाववाचक होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 49 का बी कितने बच्चे लगाए हैं? 49 का बी
हाँ, यही सब होता है, कुत्ता भी हो सकता है, कुत्ता भी जातिवाचक में आ सकते हैं। बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए और 50 नंबर सवाल आ चुका है आपके सामने। बता दो चमक शब्द में कौन सा लिंग है? लिंग से क्वेश्चन एक आया हुआ है। चमक में कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा बता दो आप लोग। चमक शब्द में कौन सा लिंग है? तो चमकने वाला है। बता दो कौन सा होगा? तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, याद रखोगे आप लोग। इंग्लिश